हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने वीडियो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें आपका चैप्टर चल रहा था 5। आज आपका 5 चैप्टर स्टार्ट होने वाला है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। कौन सा? द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसके राइटर हैं ए.एल. वासम। कौन है? ए.एल. वासम। तो हमको चैप्टर का नाम और राइटर का नाम बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, इसीलिए हमने सबसे पहले कॉर्नर पर इसी को लिख दिया है। तो आप दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लोगे, क्योंकि इसमें आगे जो पॉइंट आएगा आपका एक्सप्लेनेशन का, जिसमें आपको लिखना होता है रेफरेंस। तो इसमें आपका चैप्टर का नाम और राइटर का नाम ही लिखा जाता है मुख्य रूप से। तो आप इन दो चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से करोगे। तो आज आपका चैप्टर 5 स्टार्ट होने वाला है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत की धरोहर, भारत की धरोहर, और जिसके राइटर हैं ए.एल. वासम। तो सबसे पहले वही अबाउट द ऑथर, मतलब कि पहले आपको हम ऑथर के बारे में बताएंगे, उसके बाद इसकी समरी बताएंगे। ऑथर के बारे में क्यों बताएंगे? क्योंकि आपको ऑथर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमको ऑथर के बारे में नहीं पता होगा हम उसके चैप्टर के बारे में क्या जानेंगे। क्योंकि ऑथर की जो बातें होती हैं, जो लेखक की बातें होती हैं, वही चैप्टर से जुड़ी होती हैं। इसीलिए हमको लेखक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक लेखक के बारे में कुछ नहीं पता होगा हम आगे क्या कर सकते हैं। और सबसे मुख्य बात है कि लेखक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अब नहीं तो आने वाले फ्यूचर में आप जब कंपटीशन बीट करोगे उस समय इसमें राइटर के बारे में, प्रोज का जो मैटर आता है वो आता है कि किस लेखक ने कौन सी कहानी लिखी, कब लिखी, ये लेखक कब पैदा हुए थे, कब मरे थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें आ जाती हैं, इसलिए उस चीज़ को देखते हुए हम आपको यहीं पर करा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अबाउट द ऑथर, फिर उसके बारे में समरी, क्योंकि समरी में कुछ पॉइंट लिए, कुछ बिंदु लिए हैं, जिनके माध्यम से आपको हम पूरे चैप्टर की समरी बताएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चैप्टर 5 द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की धरोहर, और राइटर हैं इसके ए.एल. वासम। क्लास 12th इंग्लिश प्रोज की क्लास चल रही है, आपको पता है, और जिसमें आपका ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद ये बुक आपकी फिनिश हो जाएगी और इसके बाद फिर हम आपकी अगली बुक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अबाउट द ऑथर। अबाउट मीन्स बारे में, द ऑथर मीन्स लेखक कह सकते हो, या इसको राइटर भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इंग्लिश में राइटर कह लो चाहे ऑथर कह लो। तो लेखक के बारे में, ए.एल. वासम वाज ए फेमस ब्रिटिश स्कॉलर। ए.एल. वासम जो थे वो प्रसिद्ध, ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेज, ब्रिटिश विद्वान एंड हिस्टोरियन, इतिहासकार थे। तो ए.एल. वासम जो थे वो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान और एक इतिहासकार थे। ही वाज बॉर्न इन 1914। इनका जन्म हुआ था, वो कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ही डिड डीप स्टडीज़, इन्होंने बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया था। फॉर इंडिया, किसका किया था? भारत का। इन्होंने भारत के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था। तो कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो किसी पार्टिकुलर कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ें, किसी कंट्री के बारे में बहुत से लोग चाहते हैं कि जो अंग्रेज़ कंट्री है उनके बारे में पढ़ते हैं, बहुत से मुस्लिम कंट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो एक अपना अपना हॉबी होता है, अपना अपना शौक़ होता है पढ़ने का। तो इसी तरह से जो ए.एल. वासम को पढ़ने का जो शौक़ था किसके बारे में, वो भारत के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते थे। बिकॉज, क्योंकि, अब क्यों चाहते थे, कोई ना कोई रीज़न तो होता ही है। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे विद इंडियन लाइफ, किससे? भारतीय जीवन से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मतलब इनको भारतीय जीवन जो था बहुत ही अच्छा लगता था। कल्चर और यहाँ की जो संस्कृति थी वो भी इनको बहुत अच्छी लगती थी। एंड ट्रेडिशंस, और यहाँ की जो परंपरा, जो रीति रिवाज थी वो भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। किसी किसी को कहीं पसंद होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन इंडिया तो एक ऐसा देश है जो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छी रीति रिवाज हैं। यह भिन्न भिन्न जातियों, भिन्न भिन्न धर्मों से बना हुआ एक देश है, और फिर भी आपस में सभी समान हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना कि अखंडता में एकता। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी जाति हैं, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन फिर भी सब कैसे हैं? सब भारतीय हैं।
इसी तरह से ये एल वाज़म को पसंद आया तो वो इंडियन लाइफ कल्चर एंड ट्रेडिशन, तो वहाँ की सभ्यता और वहाँ की रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में, परंपराओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ही विजिटेड या केम कह सकते हो, ही विजिटेड इंडिया, वे भारत आए थे इन 1985। कब? वे 1985 में इंडिया आए थे, भारत आए थे। तो देख लो, भारत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए विदेश से कहाँ घूमने आए थे? भारत में घूमने आए थे। हिज फेमस बुक आर, इनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें थी। द वंडर डेट वाज इंडियन, कौन सी थी? द वंडर डेट वाज इंडियन, ये बुक थी इनकी। द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देखो हर जगह इंडिया के बारे में ही इन्होंने लिखा है। एंड द पेपर ऑन द डेट ऑफ कनिष्का, ये भी इन्होंने एक बुक लिखी। द चक्र, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो इनकी हेरिटेज ऑफ इंडिया थी, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक, तो इस चैप्टर को इन्होंने किससे लिया है? द हेरिटेज ऑफ बुक, द हेरिटेज ऑफ इंडिया जो चैप्टर लिया है इन्होंने किससे लिया है? द वंडर डेट वाज इंडिया, इन्होंने बुक लिखी है, उसमें से इन्होंने इस चैप्टर को लिया है। एंड ही डाइड ऑफ कैंसर, और ये किससे मरे थे? ये कैंसर की बीमारी से मरे थे इन कलकत्ता, और कहाँ पर मरे थे? कलकत्ता, आई मीन इंडिया में ही इनकी डेथ हुई थी। ऑन जनवरी, कितने जनवरी? 27, मतलब कि 27 जनवरी 1986, 1986 को, 27 जनवरी 1986 को भारत में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देख लो कितनी अच्छी बात है कि विदेश में बॉर्न हुए, विदेश में पैदा हुए, और डेथ कहाँ हुई इनकी? इंडिया में मरे, है ना। तो ये था इनका अबाउट द ऑथर, मतलब कि एल वाज़म के बारे में, जो हमने आपको इनके बारे में बताई। कुछ नहीं तो आपको ये तो याद रहेगा कि ये एक ब्रिटिश विद्वान थे और एक इतिहासकार भी थे, और इनकी जो जन्म हुआ था वो 1914 में हुआ था, और इनकी मृत्यु कैंसर से कलकत्ता में हुई थी 27 जनवरी 1986 को हुई थी। तो कुछ बातें हैं जो आपको अबाउट द ऑथर पढ़ने के बारे में आपको पता चल जाएगी। यदि आपसे कोई पूछने बैठ जाता है कि द हेरिटेज ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो आप कह सकते हो कि एल वाज़म ने लिखा है। अच्छा, वो कौन थे? तो आप बता सकते हैं कि वह एक विद्वान थे और एक इतिहासकार थे। उनका जन्म कब हुआ था? तो कह सकते हो कि आप उनका 1914 में हुआ था। कहाँ पर मरे थे? तो बता सकते हो कि वो कलकत्ता में मरे थे। तो बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं यदि आप अबाउट द ऑथर अच्छी तरह से समझ लेते हो। अब आता है आपका जो मुख्य टॉपिक है, समरी ऑफ द लेसन। देखो, हमको चैप्टर की समरी बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि समरी पर ही हमारा सब कुछ डिपेंड होता है। थोड़ा समय का अभाव है, नहीं तो हम प्रत्येक पैसेज को, मतलब कि पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं आपको। लेकिन अगर हम उसको पूरी तरह से आपको समझाएंगे बोर्ड पर लिखकर, तो एक चैप्टर को ख़त्म करने में काफ़ी वीडियो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वो करना पड़ेगा, आपको समय वेस्ट करना पड़ेगा। इस वजह से हमने सोचा कि समरी के माध्यम से ही आपको समझा देते हैं, और जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन होते हैं उसको हम आपको अच्छी तरह समझा देते हैं। तो हमने इसकी समरी को समझाने के लिए कुछ पॉइंट लिखे हैं, और इन पॉइंट के बेस पर हम आपको इसकी पूरी समरी बताएंगे। जिसमें आपका पहला पॉइंट है सोशल रिफॉर्म, मतलब कि समाज सुधार, एंड सोशल सर्विस, और समाज सेवा। दूसरा है महात्मा गांधी, इनके बारे में तो आप बहुत तरह से जानते होंगे, हर व्यक्ति इनको जानता है। फिर है फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का भविष्य। कंटिन्यूटी ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता की निरंतरता। चेंजेस इन द इंडियन कल्चर, बदलाव किसमें? भारतीय सब संस्कृति में बदलाव। तो हमने ये 5 पॉइंट लिए हैं, अब इनको हम 1 बाय 1 आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो पहला पॉइंट है आपका सोशल रिफॉर्म एंड सोशल सर्विस, मतलब कि समाज सुधार और समाज सेवा। देखो, समाज सुधार और समाज सेवा दोनों ही एक दूसरे के पूरक है देखा जाए तो, क्योंकि दोनों चीज़ें समाज से जुड़ी हुई हैं। समाज सुधार का मतलब क्या होता है? समाज में कोई बेकार चीज़ चल रही है, कोई बुराई है, कोई अपवाद है, तो उसको सुधारा जाए। समाज सेवा क्या होती है कि समाज में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उसकी सेवा की जाए,
उसकी कोई किसी के पास कोई चीज़ समस्या है तो उसको वो चीज़ दी जाए, कोई परेशानी में है तो उसकी परेशानी की जाए। सपोज लो कि पैदल जा रहा है तो उसको हेल्प दी जाए कि कहाँ जा रहे हो, कि वहाँ जा तो उसको वहाँ तक छोड़ दिया। ये हमारा समाज सेवा में आता है। किसी की ज़रूरत है, किसी को कुछ पैसों की या किसी को वैसी हेल्थ की ज़रूरत है, बॉडीली हेल्थ की, तो आपने उसकी हेल्प की, तो ये आता है समाज सेवा में। तो समाज सुधार और समाज सेवा के लिए राम मोहन राय और विवेकानंद और महात्मा गांधी, ये 3 भारतीय नेता थे जिन्होंने इसके समाज सुधार और समाज सेवा पर जोर दिया। कौन कौन से थे? राम मोहन राय, विवेकानंद और महात्मा गांधी। 3 ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने समाज सुधार और समाज सेवा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। राम मोहन राय ने तो इसके लिए, समाज सुधार के लिए वकालत तक की। उन्होंने इसके लिए वकालत की, बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारे केस बनाए उन्होंने। और जो दूसरे हमारे विवेकानंद थे, उन्होंने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। जो उन्होंने उसके लिए वकालत की थी, तो उन्होंने उनके कार्य को देखा कि ये तो बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, राम मोहन राय ने, तो उन्होंने उनके कार्य की सराहना की और उनके कार्यों को, विचारों को आगे तक बढ़ाया, आगे तक उसको ले गए। इसके बाद आते हैं हमारे महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी भी चाहते थे कि समाज सुधार हो, समाज की सेवा हो, तो उन्होंने उसको धार्मिक कर्तव्य का नाम देकर, धर्म का नाम देकर कि ये तो एक धार्मिक कार्य है, बहुत ही अच्छा है, मगर कोई व्यक्ति किसी की सहायता करे तो नहीं करता, यदि उसे धर्म से जोड़ दिया जाए तो व्यक्ति उसके लिए तत्पर तैयार हो जाता है। तो गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने धार्मिक कर्तव्य के रूप में लोगों के लिए, इसके लिए आगे किया, तो उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया। तो आपके समाज सुधार और समाज सेवा के 3 मुख्य व्यक्ति कौन थे पूछ लिया सकता है, तो आप कह सकते हो कि राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और आपके महात्मा गांधी थे। तो इस तरह से इन तीनों महान नेताओं ने, भारतीय नेताओं ने समाज सुधार और समाज सेवा के लिए आगे बढ़ाया। इसके बाद आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक राष्ट्रपिता थे और इन्होंने देश के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए। इन्होंने देश में बहुत सारी बुराइयां चल रही थी, जैसे जाति पात की थी, दलितों से संबंधित थी, भेदभाव, छुआछूत, बहुत सारी बीमारियां थीं, तो उन पर इन्होंने जोर दिया और उस चीज़ को ख़त्म किया। और इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि नमक का आंदोलन किया, और यहाँ तक कि हमारे देश में जो अंग्रेज़ जो रुके हुए थे उनको भी इन्होंने भगाने में बहुत ही सहायता की। इसके लिए ये कई बार जेल भी गए। तो इस तरह से गांधी जी का तो रोल हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। हम इनको राष्ट्रपिता कहते हैं और हर जगह इनको देखा जाता है, जहाँ तक कि हमारा जो नोट है, हमारी जो करेंसी है, उन पर भी इनका फ़ोटो आता है, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए, समाज के लिए किए। जो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था वो इन्होंने किया, मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए, है ना। बहुत सारे एक्ट बनाए इन्होंने। जो गरीब व्यक्ति थे वो कोई काम नहीं कर सकते थे, इन्होंने उनको आगे बढ़ाया कि ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इस तरह से इनको तो सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका फ्यूचर ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का भविष्य। देखो, भारत के भविष्य के लिए क्या होता है कि जब हमें देश का भविष्य सोचना पड़ता है तो बहुत सारे हमारे रीति रिवाज जो होती हैं उन्हें हमें छोड़ना पड़ता है। किसके लिए? देश के भविष्य के लिए। तो बहुत सारे रीति रिवाज जो होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिनसे समाज का नुकसान होता है, तो देश के भविष्य के लिए उन्हें त्यागना भी पड़ सकता है। और कुछ लोग उनको नहीं भी त्यागते हैं क्योंकि उन्हें उनसे बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो देश के भविष्य के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है समाज में, है ना। तो अगला पॉइंट है आपका कंटिन्यूटी ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, मतलब कि भारत हिंदू सभ्यता की निरंतरता। अब इसमें क्या होता है, हिंदू सभ्यता की निरंतरता। देखो, हिंदुओं की सभ्यता जो है वो निरंतर बनी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ यदि कर्म से संबंधित कोई बात आती है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने योग्य है या करने योग्य नहीं है, तो इस चीज़ की जानकारी के लिए व्यक्ति क्या करता है, भगवत गीता को पढ़ता है।
क्योंकि उसमें सब कुछ सही से बताया गया है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसमें बताया गया है? गीता में। इसके बाद मनुष्य के आगे के लिए विचार करने के लिए कि अच्छा विचार है, बुरा विचार है, ऐसा सोच समझने के विचारों के लिए क्या है? उपनिषद। व्यक्ति को उपनिषद पढ़े तो विचारों के बारे में वो मजबूत हो सकता है। और भी देखो हमारे यहाँ की बहुत सारी वो हैं कहानियाँ हैं जिनसे कि व्यक्ति को बहुत सारे सुझाव, बहुत सारी योजनाएं मिलती हैं। जैसे कि रामायण है। रामायण व्यक्ति देखते हैं, क्या देखते हैं उसमें? कि उसमें पिता और पुत्र के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं कि पिता ने पुत्र से कहा और पुत्र ने उसकी बात को माना और वन में चले गए। इसी तरह से हम लोगों को भी अपने माता पिता की बात को मानना चाहिए। तो ऐसी उसमें बातें बताई जाती हैं। और उर्वशी, अनुसैया, शकुंतला जैसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनसे हमें कुछ सीख, कुछ ज्ञान मिलता है। तो जिनसे हमारी जो परंपरा है, रीति रिवाज हैं, वो हमारे निरंतर बने रहते हैं। यदि हम इन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो हम अपने रीति रिवाजों को नहीं खो सकते हैं। इसके बाद अगला आता है चेंजेज इन द इंडियन कल्चर, मतलब कि भारतीय संस्कृति में बदलाव। अब आता है भारतीय संस्कृति में बदलाव। देखो बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है। और ये बात सत्य है। बदली वही जाती है जिसे बदलने लायक हो। पहले देखो वैदिक युग में हमारे यहाँ बहुत सारी बुराइयाँ चल रही थी, बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही थी। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि हमारे यहाँ पर जानवरों की, पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी। क्या ये सही है? नहीं। इसीलिए इसमें बदलाव किया गया और इसे बदला गया, इसे समाज से हटाया गया, क्योंकि ये समाज के लिए बेकार चीज़ थी, इसीलिए इसको बदला गया। और भी देखो हमारे यहाँ सती प्रथा नाम की एक बुराई बहुत चल रही थी, सती प्रथा। और सती प्रथा के बाद ही जौहर प्रथा। तो सती प्रथा में क्या होता था कि पति के मर जाने के बाद पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। ऐसी हमारे यहाँ बुराई चल रही थी, तो इसको बंद किया गया, क्योंकि ये चीज़ बदलने लायक थी, ये समाज के लिए लायक नहीं थी। फिर जौहर प्रथा। जौहर प्रथा में क्या होता था कि जैसे कि पति, जो बहुत सारे लोग युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे और वहाँ पर वो किसी कारण में मारे गए या कैसे भी लौट के नहीं आए, उस कंडीशन में उनके अपने पति को मृत समझकर और वो महिलाओं को जला दिया जाता था, जिसे हम जौहर प्रथा कहते थे। और भी हमारे यहाँ बहुत सारी बुराइयाँ थीं। बाल विवाह। क्या था? बाल विवाह। बचपन में बच्चों की शादी हो जाती थी और फिर शादी होने के बाद क्या होता था? बच्चे में बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती थी और वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था। ये सब विदेशियों की चाल थी कि यहाँ के लोगों में शक्तिशाली लोग पैदा न हो पाएँ, क्योंकि जब बचपन में शादी हो जाएगी तो क्या होगा? शादी के बाद उसको फैमिली देखना है, फिर वो देश के बारे में, समाज के बारे में बिल्कुल सोचेगा ही नहीं। तो कुछ चीज़ों का प्रावधान विदेशी लोगों के माध्यम से किया जाता है कि यहाँ पर ये बुराई पैदा की जाए। तो बाल विवाह को हमारे यहाँ ख़त्म किया गया। विधवा विवाह का प्रचलन किया गया। पहले क्या होता था कि विधवा होने के बाद फिर उसकी शादी होती है, उसको पूरा जीवन बेकार में यूँ ही काटना पड़ता था। यदि किसी के साथ वो अपने काम से जाती है तो उसके साथ गलत सोचा जाता कि ये उसके साथ गई थी, कोई मामला गलत है। इस वजह से फिर विधवा विवाह को प्रावधान दिया गया कि विधवा विवाह हो सकता है। तो जो चीज़ बदलने लायक थी उसे बदला गया। तो बहुत सारे बदलाव हुए। चेंजेज इन द इंडियन कल्चर, हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सती प्रथा, जौहर प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, और आपके पहला जो था आपका बलि वाला सिस्टम, बलि देना जानवरों की, छोटे बच्चों की। तो ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ थी जो समाज में प्रचलित थी और उनको सबको रोक दिया गया, उनको बदल दिया गया। तो जो चीज़ समाज के लिए घातक चीज़ होती है, सिद्ध होती है, उसे बदला जा सकता है, और जो समाज के लिए अच्छा हो उसे रखा जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर द हेरिटेज ऑफ इंडिया की समरी, जो हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से पॉइंटों के माध्यम से सुनाई है ना। इसके माध्यम से आप पूरे चैप्टर की जो भी अच्छी बातें हैं वो आपके सामने आ गई होंगी। आपके सामने पूरे चैप्टर की सही बातें जो उसमें बताई गई हैं, अगर आप पूरी कहानी भी पढ़ोगे तो भी उसमें यही बातें आएंगी। तो ये थी इसकी समरी। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक या शेयर, क्योंकि हम आपको वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। यदि हमारी वीडियो लाइक या शेयर नहीं की जाए तो हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे,
ताकि आपके जो मिलने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।